कोमल आवाज जा रहा है? So, yes, so, हाँ बोलिए, ज़रूरत लॉ किसको कहते हैं? कैसे बताएं? Bodies having same condition like heat and temperature. Sir, कैसे बताएं? ऐसे बताया मतलब आपको नोट्स भी तो शेयर किए थे, नोट्स नहीं बनाते हो? बनाते सर। नोट्स देख के बोलिए। अच्छा बताते। If one body B is in thermal equilibrium with body A and body B is also in thermal equilibrium with body C, then the body A and C are in thermal equilibrium with each other. इसका मतलब क्या है? Yeah. नहीं। सर बॉडी जो B है वो मतलब जो बॉडी B है वो A के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और जो B है वो C के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। देन जो बॉडी A है और C है वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होगा। ठीक है, देन ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए। मधुबाला, 1 कैलोरी किसको कहते हैं? मधुबाला, आपका माइक ऑन कर दिए हैं, आप उधर से अनम्यूट करके बोल सकते हो। 1 कैलोरी किसको कहते हैं? सर अभी हमने नोट नहीं बनाए। नोट्स नहीं बनाई है? नहीं बनाए। ठीक है। आलोक, 1 कैलोरी किसको कहते हैं? अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, कोई भी अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है? मैंने यहाँ से कंपलसरी बंद नहीं किया है इसको, ठीक है? आलोक, 1 कैलोरी किसको कहते हैं? ज्वाइन करके सो गया क्या? ठीक है। रवि, 1 कैलोरी किसको कहते हैं? The amount of heat needed to raise the temperature of quantity of water in 1 degree, sir. 1 डिग्री में जितना डालते हैं उसमें टेम्परेचर को, वाटर पे क्वांटिटी वाला। ठीक। उसके बाद कंचन, ज़रूरत लॉ किसको क्या है? कंचन, ज़रूरत लॉ क्या है? देन संदीप, ज़रूरत लॉ क्या है? देखो, अगर नहीं जानते हो तो आप चैट में लिखिए कि नहीं पता, या फिर माइक ऑन करके बोल दीजिए, ठीक है? देखो, आज आपको पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट लॉ जो है ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। वर्किंग प्रिंसिपल कहने का मतलब है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? अभी वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जैसे देखो कि आप कोई भी चीज लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अगर चप्पल ही खरीद लिया, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका चप्पल अगर घिसे ना, ठीक है, आप चल रहे हो, चप्पल यूज कर रहे हो, तो चप्पल आपका घिसे ही ना, तो क्या होगा? इससे क्या फायदा होगा? चप्पल आपका नहीं घिसेगा तो अगर चप्पल मान लो आपको घिसता ही नहीं है तो क्या करेंगे? क्या फायदा होगा? फायदा क्या और नुकसान क्या? ठीक है, फायदा ये होगा कि
लॉन्ग लास्टिंग है मतलब जिंदगी भर आप पहन सकते हो, ठीक है। ये तो लड़के का जवाब। लड़की लोग का क्या जवाब है? लड़की लोग का क्या जवाब है इस पे? अरे लिखो, लिख के बताओ। इंडस्ट्री फैक्ट्री क्लोज हो जाएगा। हाँ कह सकते हो, नौकरियां चली जाएंगी। और देखो लड़का लोग के हिसाब से तो है कि लॉन्ग लास्टिंग है, काफी चलेगा। तो एक लड़की लोग के हिसाब से क्या है कि एक ही चप्पल पहनेंगे और मैचिंग खत्म हो जाएगा ड्रेस का, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है लड़की लोग के लिए। अभी देखो ये प्रॉब्लम अपना अपना है। देख मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी चीज का एफिशिएंसी 100% हो जाए, तो एक एफिशिएंसी कहने का मतलब है कि हमने 100 रुपया का, मान लीजिए ये हमारा एफिशिएंसी का सिंबल होता है, ठीक है। ठीक, इसको पढ़ते हैं ईटा, ई टी ए, ठीक। अभी एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जितना हमारे पास ईंधन है, जितना फ्यूल है हमारे पास, वो पूरा का पूरा फ्यूल जो है कन्वर्ट हो जाना चाहिए एनर्जी में। इसको एफिशिएंसी कहते हैं। और कितना एफिशिएंसी है ये? 100% एफिशिएंसी। अब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। अपने घर में हम लोग क्या करते हैं, कोयला लेते हैं। पहले क्या होता था, कोल को जलाते थे और तब कोयले के मदद से हम लोग काफी सारा काम करते थे। सबसे पहला काम जो घर पे था वो खाना बनाना। उसके बाद ट्रेन चलता था तो कोल के मदद से चलता था, कोयले से, ठीक। फिर ट्रेन इससे भी चलता था, मतलब आपके स्टीम से, स्टीम कह लो तो पानी से, ठीक है। तो कोयले का बहुत सारा यूज है। अब एक चीज देखिए, जब कोयला यूज होता है तो वहां पे हमको क्या मिलता है? ऐश, ठीक। ऐश का मतलब क्या हो गया? राख, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि कोयला मान लीजिए हमने 1 किलो लिया, लेकिन उसके जगह पे क्या है कि हमको लास्ट में 100 ग्राम या 150 ग्राम इस टाइप का मान लो हमको ऐश मिलता है। तो वो जो ऐश है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो उस कंडीशन में सपोज कीजिए कि जो राख हमको मिला, अगर 150 ग्राम राख मिला है हमको, तो हमने कोयला कितना यूज किया? लगभग 850 ग्राम, ठीक है। 850 ग्राम हमारा कोयला यूज हुआ कितने में से? तो 1 किलो में से, ठीक है। ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ 150 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि हमने 1 किलो कोल लिया है, लेकिन उसमें से यूटिलाइज हो रहा है सिर्फ 850 ग्राम। तो ये जो यूटिलाइजेशन है ये हमको देगा एफिशिएंसी। किसका? तो कोल का एफिशिएंसी, ठीक है। कि कोल कितना ज्यादा हम उससे एनर्जी निकाल रहे हैं और कितना एनर्जी हमारा काम में आ रहा है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स का एक डेफिनेशन है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मशीन नहीं जो 100% एफिशिएंसी पे काम करता हो, ठीक है। मैं इसे हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक चीज ध्यान रखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे डेफिनेशन है, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 6 7 8 ऐसे डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ के। तो आप चाहो तो एग्जाम में 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना, मैं आपको यहाँ पे 3 4 लिखाऊंगा, तो कोशिश करना कि आप वहाँ पे सब कुछ लिखो, ठीक है। अब मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसका हिंदी लिख रहा हूँ, देखिएगा। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं जो 100% एफिशिएंसी पे काम करती हो, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है इसका। कोई भी मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी देता हो। अब हमारे गाड़ियों को ही ले लीजिए, हम जो पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये का पेट्रोल भराया, तो उसमें क्या है कि
कुछ ना कुछ हमारा धुआं जरूर निकलता है गाड़ी से। अब बोलोगे सर धुआं तो निकलेगा ही, कुछ ना कुछ जलेगा तो, ठीक है, कुछ ना कुछ जलेगा, धुआं तो निकलेगा ही। लेकिन देखो एक एग्जांपल देता हूँ कि घर पे हमारा एलपीजी है, अभी हम एलपीजी जलाते हैं तो क्या घर पे धुआं उठता है? बिल्कुल नहीं उठता, ठीक है। तो एलपीजी जो है वो क्लीन फ्यूल में आता है। क्लीन फ्यूल मतलब साफ सुथरा फ्यूल के अंदर, ठीक है। साफ सुथरा फ्यूल कहने का मतलब है कि वैसे ईंधन जो जिसमें कोई भी गंदगी ना होता हो। तो गाड़ियों में जो पेट्रोल डलाता है, डीजल डलाता है, उसमें क्या है, थोड़ा मोड़ा धुआं तो निकलना ही है, जिसके वजह से हमारा 100% एफिशिएंसी गाड़ी को नहीं मिल पाता, ठीक। तो ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? पेट्रोल के लिए, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए। लेकिन इसी जगह पे क्या है कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं, इसके जगह पे एक चीज और यूज होता है जिसको कहा जाता है सीएनजी। सीएनजी क्या है? हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी आपका एक होमवर्क रहेगा, अगर आपको पता है कि सीएनजी में मेनली कौन सा गैस होता है तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये बताना है क्लास के बाद, ठीक है। आप इसको ढूंढ सकते हो कहीं पे भी। तो सबसे पहला डेफिनेशन आपको यहीं पे हो गया कि ऐसी कोई मशीन नहीं जो 100% एफिशिएंसी पे वर्क करता हो, ठीक है। तो इसका मेन डेफिनेशन मैं अभी लिख दूंगा आपको। फर्स्ट, it is impossible to construct a perpetual motion machine which is 100% efficient, ठीक है। परपेचुअल मोशन मशीन कहने का यहाँ मतलब है कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं। परपेचुअल का मतलब होता है वैसी मशीनें जो चल सकती हैं, ठीक है। चल सकती मतलब यहाँ से वहां जाना को चलना नहीं कहते। जैसे आप देखो बिल्डिंग बन रहा है तो एक सीमेंट गिट्टी मिलाने वाला मशीन होता है, वो भी चलता है, ठीक है। बाइक है वो भी चलता है, साइकिल है वो भी चलता है, ठीक है। हर फ्रिज है घर का वो भी चलता है। तो ये सभी मशीन्स के अंदर आती हैं और ऐसी कोई मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी शो करता हो। तो ये इसका सबसे पहला डेफिनेशन है। देन डेफिनेशन नंबर 2, यहाँ तक क्लियर है? ये फर्स्ट डेफिनेशन अगर क्लियर है तो क्लियर सीएल टाइप कीजिए, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो सीएल टाइप कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है। देखो एग्जाम में क्या करना है आपको, ये फर्स्ट डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन के साथ आप क्या करेंगे कि ऐसा कुछ एग्जांपल देंगे पेट्रोल डीजल का जहां पे आप लिखेंगे कि एफिशिएंसी। एक चीज और बता दें आपको, एफिशिएंसी जो है गाड़ियों का या किसी भी मशीन का, ठीक है, ये अराउंड होता है 65% या फिर 70% के आसपास, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये परसेंटेज हो सकता है थोड़ा बहुत घटता बढ़ता हो, लेकिन ये इसके अराउंड ही होता है, 65% 70% इस टाइप से, ठीक। 80% का मतलब होता है कि वो मशीन काफी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। हालांकि वैसा होता नहीं। उसके बाद जब हम सीएनजी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी कह सकते हो कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो लगभग 80% के आसपास होती है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको क्या कहा कि पेट्रोल डीजल जो है, जो पेट्रोल डीजल है वो उसमें आपको 65% मिल रहा है और जो सीएनजी है उसमें आपको 80% मिल रहा है, ठीक। अब सीएनजी जो है वो हमारा क्लीन फ्यूल में आता है, ठीक है। सीएनजी हमारा जो है ये क्लीन फ्यूल में आता है। तो अगर क्लीन फ्यूल में आता है तो भी इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसमें एफिशिएंसी मुझे 80% ही मिल रहा है। ऐसा क्यों?
कौन बताएगा? ऐसा क्यों होता है? पेट्रोल डीजल क्लीन फ्यूल नहीं है, वहां पे धुआं वगैरह कुछ निकलता है जिसमें पेट्रोल की बर्बादी होती है, लेकिन सीएनजी में ऐसा नहीं है। सीएनजी में जो भी वहां पे गैसेस हैं वो पूरा का पूरा एनर्जी सप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी जो है 80% ही है। ऐसा क्यों? आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ठीक है, माइक मैंने सबका ये कर रखा है। कौन बताएगा? देखो ये जनरल चीज है, आप इसको सोचो बता सकते हैं। ठीक है भैया, चलो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सीएनजी किस में यूज करते हैं हम? कार में यूज होता है, उसके बाद बाइक में यूज होता है, उसके बाद ऑटो में यूज होता है। ठीक है, जितने भी गाड़ियां हैं लगभग सब में तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी सारी गाड़ियों में होता है। ठीक है, अब हर जगह क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस है। ठीक, एनर्जी लॉस कहने का क्या मतलब है कि जैसे गाड़ी चल रहा है तो उस कंडीशन में टायर में फ्रिक्शन दिखता है। ठीक, टायर जो रोड से सटा हुआ है, जो चल रहा है, उसके बीच में फ्रिक्शन दिखता है, तो वहां पे हम कहते हैं फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस। ठीक है, फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस। ठीक, उसके बाद और भी सारे टाइप ऑफ एनर्जी लॉसेज हैं, जैसे कि गाड़ी में हम क्लच वगैरह दबा यूज करते हैं, गियर यूज करते हैं, एक्सीलेटर यूज करते हैं, ब्रेक्स यूज करते हैं, हैंडल्स यूज करते हैं, अंदर में जो मशीन्स है, मशीन जो काम कर रही है उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, तो हर किसी में वियर एंड टीयर लॉस होता है। हालांकि ये फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इसको लेकिन अलग से भी काउंट करते हैं, वियर एंड टीयर लॉस। ठीक, तो ये जो है ये बहुत बड़ा एनर्जी लॉस है किसी भी इंजन के लिए। ठीक, और इसके वजह से जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी घट जाता है। ठीक है, अभी फ्रिक्शन लॉस जो है, फ्रिक्शन का मतलब क्या है? घर्षण। जैसे आप किसी भी सामान को जमीन पे घसीट रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो देखो आपको बहुत मेहनत लगता है। ठीक, क्यों मेहनत लगता है? क्योंकि एक आपको अपोजिंग फोर्स मिल रहा है, आपके अगेंस्ट में एक फोर्स काम कर रहा है, जिसके वजह से आपको ताकत लगता है। अभी इसी चीज को मैं एक ड्राइंग से समझाता हूँ, आपको शायद याद आ जाए। आपने ऐसा कुछ पढ़ा है पहले भी। देखो ये मेरे पास फर्श है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको धक्का मारना चालू करेंगे। ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन है जो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जिसे इससे लिखा है मैंने, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पुश। ये हो जाएगा इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन हमको दिख रहा है, ये वाला ये फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम किसी बक्से को धक्का लगाते लगाते थक जाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, कंसीडर कीजिए कि जमीन पे तेल गिरा हुआ है या फिर पाउडर गिरा हुआ है, तो हमारा पैर कैसे फिसलने लग जाता है, हम गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन अगर गायब हो जाए तो हम चलने भी नहीं सकेंगे, कहीं ना कहीं जाके गिरते ही रहेंगे। ठीक है, तो गाड़ियों में जो एनर्जी लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस होता है फ्रिक्शन का। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद चलो अभी यहाँ से हम चले आते हैं सेकंड डेफिनेशन के ऊपर। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one
फॉर्म टू अनदर। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये आपने पढ़ा है 11th में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, तो क्या ये सही है या कहीं गलत भी होता है? क्या ये डेफिनेशन सही है हर जगह के लिए या कहीं ना कहीं गलत होता भी है? ये डेफिनेशन आप 9th 10th में भी पढ़े हो और 11th में भी पढ़े हो। कौन बताएगा, क्या ये हर जगह के लिए सही है डेफिनेशन या कभी गलत भी होता है? एक्सेप्शनल में, जैसे रवि का आंसर है एक्सेप्शनल में, तो एक्सेप्शनल कहाँ पे होगा? और बाकी लोगों का क्या आंसर है? देखो, जो भी आप जानते हो उसको लिखिए, चाहे तो बोलिए, ठीक है, मुझे भी समझ में आएगा ना आप क्या जान रहे हो, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा ना। हर चीज रट लेना अच्छी बात नहीं है, समझ जाएंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, और ये हर जगह यूज भी होता है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि मास, या ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम mass and energy of reactant is equal to mass and energy of product, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। तो ये तब तक सही है जब तक कि हम केमिकल रिएक्शंस को अपने लैब में कर रहे हैं या अपने घर पे कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की, बट when we talk about nuclear reactions, the theory contradicts, ठीक है। जैसे ही हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो ये थ्योरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चला आता है, ठीक। अब न्यूक्लियर थ्योरी कहने का मतलब क्या है? तो फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन हम सब ने पढ़ा है, ठीक है, फ्यूजन और फ्यूजन हम सब ने पढ़ा है इस चीज को। तो फ्यूजन और फ्यूजन क्या है? तो फ्यूजन रिएक्शन जो सन में होता है, फ्यूजन रिएक्शन है जो हम अर्थ में करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं या पावर प्लांट्स में करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, यूरेनियम, ठीक। अगर यूरेनियम को हम तोड़ते हैं तो ये काफी सारे प्रोडक्ट्स में टूटता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है जेनॉन और थोरियम का, ठीक है। अब देखा क्या जाता है इस केमिकल रिएक्शन में कि in this case the mass of reactant equal to mass of product, ठीक है। इसको मैं यहाँ से 20 से इसको मैं से कट कर देता हूँ, ठीक है। इन दिस केस द मास ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो लॉस्ट मास है वो लॉस्ट मास गया किधर?
So where did the lost mass go? ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो, मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको खुद भी करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल तो करके नहीं देख सकेंगे, लेकिन इसको जोड़ के देख सकेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास होगा, ध्यान रखिए, यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है ये लेंगे आप, जेनॉन का एटॉमिक मास लेंगे, थोरियम का एटॉमिक मास लेंगे। जब आप जेनॉन और थोरियम के एटॉमिक मास को जोड़ोगे तो ये यूरेनियम से कम आएगा। ठीक है, इसके साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बेरियम प्लस क्रिप्टन होता है। ठीक है, उसके बाद बेरियम प्लस थोरियम होता है, फिर बेरियम प्लस जेनॉन होता है। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो यूरेनियम से बनते हैं। ठीक, तो आप ये काम कर सकते हैं कि यूरेनियम का एटॉमिक मास लीजिए और बाकी प्रोडक्ट्स के मास को आप जोड़ के देखिए, आपको कुछ ना कुछ कम मिलेगा। तो यहाँ पे इस जगह पे आइंस्टीन चले आए। ठीक, और आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो भी यहाँ पे मास लॉस हुआ है, ठीक, वो जो मास है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? तो एनर्जी में। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मास, ना ही मास को बनाया जा सकता है, ना ही मास को बिगाड़ा जा सकता है। तो सेम तरीका है एनर्जी के लिए भी, कि ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को बिगाड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या किया, एक इक्वेशन दिया, E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक, इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू c²। ठीक है, डेल्टा E क्या है? तो चेंज ऑफ एनर्जी, डेल्टा M है वो भी चेंज ऑफ मास है। ठीक है, इसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डेल्टा E इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ एनर्जी, फिर डेल्टा M इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मास। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा भी होगा ये इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का लॉस हमको देखने को मिलता है, वो मास बेसिकली क्या हो रहा है? तो इस जगह पे वो मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। ठीक है, वो जो मास यहाँ पे हमको दिख रहा है, वो मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो एनर्जी में। इसी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो फिजन रिएक्शन हो या फिर वो फ्यूजन रिएक्शन हो, ठीक है, वो हमको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। अभी आप सन को ही देख लीजिए, तो सन में कैसा है कि कई सालों से इसमें आपको मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी देखने को मिल रहा है। अभी देखो धूप ही कैसा है, कितना गर्मी लगता है हम लोग को धूप से। तो वो बेसिकली क्या है वहां पे, तो आपका हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है हीलियम। मतलब हाइड्रोजन का जितना भी मास है, वो पूरा का पूरा मास आपका चला जा रहा है किसमें? एनर्जी में। और इसी वजह से सूर्य जो है इतना गर्म होता है। ठीक, तो उस जगह पे हम कह सकते हैं कि जो सन है हमारा, वो सन हमको 100% एफिशिएंसी देता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि अगर कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी से काम करने लग जाए, तो उससे क्या होगा हमको? तो वो कभी भी खराब नहीं होगा, वो मशीन कभी खराब नहीं होगा, या हमें कभी लॉस नहीं होगा किसी चीज का। तो जो हम पढ़ते थे 11th में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते थे। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी में। ठीक, तो इसे मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं, बिफोर आइंस्टीन इंटरप्रिटेशन the law was known as law of conservation of mass. But after Einstein
interpretation, it is known as law of conservation of mass and एनर्जी। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ऐसे ध्यान रखेंगे। क्लियर है लॉ यहाँ पे? ये लॉ यहाँ पे क्लियर हुआ? देखो 9th 10th में 11th में सिर्फ मास तक ही पढ़ाया जाता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? बाकी लोगों को देखो, सबको नहीं लिख रहे हैं। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए, उसके बाद बताइए क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलो हम चले आते हैं तीसरे डेफिनेशन। देखिए ये जो जूम मैं यूज कर रहा हूँ ये फ्री वर्जन जूम है, ठीक है? तो इसमें क्लासेस जो हैं 40 मिनट्स चलते हैं। अगर मेरा कुछ पढ़ाते पढ़ाते अगर कुछ कट जाए समझ लेना क्लास बंद हो गया, ठीक? उसके बाद मैं आपको बोर्ड शेयर कर दूंगा, और जो बोर्ड में शेयर करूंगा उसे कंपलसरी एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं पढ़ोगे सिर्फ नोट्स के पीछे रहोगे तो आप भूल जाओगे सर समझा क्या रहे। ठीक है, चलो तीसरा डेफिनेशन देखते हैं। The total energy of this, the total energy of the isolated system, remains remains constant, but it can transform from one form to another। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कहता क्या है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या है? हमारा थर्मस फ्लास्क, ठीक है? थर्मस फ्लास्क में कैसा था? तो वहां से ना ही एनर्जी बाहर निकल सकता था, ना बाहर से एनर्जी अंदर जा सकता था, ठीक? तो इस जगह पे क्या कहता है कि वो ऐसा सिस्टम है जहां पे सभी एनर्जी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक? सभी एनर्जी कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन वो वैसा कोई सिस्टम डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था कि आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन डेफिनेशन क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब है इसका ये कि उस थर्मोस फ्लास्क में जो भी अंदर में है, चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो, तो वो पूरा का पूरा कांस्टेंट रहेगा वहां पे, ठीक? पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन फर्क ये है कि एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक से दूसरे चीज में। चाहे तो हीट एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं लाइट एनर्जी में, चाहे तो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और चीज में, या फिर केमिकल रिएक्शन अगर कुछ चल रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन का एनर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में या और भी कोई एनर्जीज में, ठीक है? इस तरीके से। तो ये थर्ड डेफिनेशन है आपका। थर्ड डेफिनेशन आप एक बार पढ़ेंगे और जो भी डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे, ठीक? और आज कंपलसरी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है?